हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट के क्रम में आज का क्रम होगा 18। तो आइए देर न करते हुए 18वें प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं। इसके साथ साथ आप आज की क्लास में पढ़े होंगे समाज हिंदी की क्लास में और यूपी जीके के क्लास में पढ़े होंगे उत्तर प्रदेश के महान व्यक्तियों के बारे में। तो चलिए, इस क्लास में जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह किया गया है। टोटल 38 प्रश्न है। तो आइए उन सभी प्रश्नों को एक साथ कवर करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व में सबसे छोटा है। तो जो आपका आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक जो महासागर आपका है वह विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ये आर्कटिक महासागर किस ध्रुव पर स्थित है, ये भी याद रखेंगे। जो आर्कटिक महासागर है ये आपका उत्तरीय ध्रुव पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आर्टिकल जो 40 है आपके ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में चर्चा करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो याद रखेंगे, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है मराठा और अफगान सेना के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था तो डेट भी याद रखेंगे आप, 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। और महीना कौन सा था तो आपका था 14 जनवरी। 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था तो इसमें मराठा साम्राज्य की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। अगला प्रश्न कह कि प्रसिद्ध एथलीट ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है। तो ज्वाला गुट्टा ये बैडमिंटन के बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बैडमिंटन के बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि टीम में वॉलीबॉल खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी होते हैं, यानी कि प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसने भारत के पंजाब में भगवान निरंकार रूप की पूजा को बढ़ावा दिया था। तो पंजाब में निरंकार भगवान की पूजा को बढ़ावा दिया था बाबा दयाल दास ने। बाबा दयाल दास इसका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भुगतान विजन 2025 नाम से एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो भुगतान विजन नाम का जो रिपोर्ट है वह जारी किया गया था आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा, आरबीआई के बारे में कुछ बातें आपको याद रखने की आवश्यकता है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, स्थापना, इसके गवर्नर कौन है और इसका मुख्यालय कहाँ है। आप ये बात हमें कमेंट करके बताएंगे। मैं अगले प्रश्न पे लेके चलता हूं आपको। अगला प्रश्न कर रहा है कि सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जो कहलाते हैं। ये तो प्रश्न सबको पता है कि सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 कर रहा है कि किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन के रूप में समझा जाता है। तो किसी
फर्म के माल सूची में परिवर्तन को निवेश के रूप में समझा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस प्रकार की कृषि, थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूं, किस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? तो जो आपका जीवन निर्वाह कृषि होता है वह कृषक अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का दीर्घकालीन उद्देश्य किस वर्ष तक अस्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ देश की आबादी को स्थिर बनाए रखना है? तो किस वर्ष तक इसका उद्देश्य रखा गया है? तो रखा गया है सन 2045 तक, सन 2045 तक। ऑप्शन नंबर सही आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार पाने वाले एंजेला मर्केल, माफ कीजिएगा, एंजेला मर्केल हैं, कहाँ की है? ये पूछ रहा है। कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार पाने वाली एंजेला मर्केल हैं, कहाँ की हैं, क्या हैं? तो वह है आपका जर्मनी के पूर्व चांसलर हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सारंगी वादक है? तो सारंगी वादक कौन है? इसमें से जो आपके सारंगी वादक हैं वो हैं आपके उस्ताद शकूर खान, उस्ताद शकूर खान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आप हमें बताएंगे कौन सा पंडित कृष्ण महाराज किसके वादक है? आज का दूसरा प्रश्न आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि द रेस ऑफ माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी किस प्रसिद्ध एथलीट द्वारा लिखी गई? ये जो पुस्तक आपको दिख रहा है द रेस ऑफ माई लाइफ, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और नाम से भी सबसे प्रसिद्ध है भाग मिल्खा सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 का है कि अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति किसके तरफ होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के तरफ जो सूर्य की आभासी गति होती है वो दक्षिण की तरफ होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि बस्तर दशहरा भारत के राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। इनकी बस्तर जो दशहरा है भारत के किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बस्तर दशहरा आपके छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख त्योहार है। बात क्लियर? चलिए अब एक प्रश्न और पूछ सकता है इसमें कि बस्तर दशहरा में किसकी पूजा की जाती है? तो ये भी बात याद रखेंगे, बस्तर दशहरा में आपका दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। दंतेश्वरी देवी की इसमें पूजा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, अगला प्रश्न कि हौज ए सुल्तानी, हौज ए सुल्तानी प्रश्न में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। प्रश्न क्या कहना चाहता है मैं आपको समझा दे रहा हूं। प्रश्न कर रहा है कि हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? बस इतना याद रखिएगा कि हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था। तो ध्यान दीजिएगा, हौज ए सुल्तानी क्या था? हौज ए सुल्तानी एक जलाशय था। क्या था? जलाशय था, जिसका निर्माण गुलाम वंश के शासक, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर बनवाया गया था?
तो याद रखेंगे दिल्ली के महरौली के पास, दिल्ली के महरौली के पास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। कह कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2018 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किसका है? सिक्किम का। और सबसे अधिक जनसंख्या है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न करा कि कौटिल्य की सहायता से जिसने अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था वो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य अर्थात जिनका एक और नाम है विष्णुगुप्त, एक और नाम है जो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। दो नाम तो आपको याद हो गया, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। एक और नाम है, चलिए मैं ही बता देता हूं, चाणक्य। ठीक है, इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को क्या करते हैं? पराजित करते हैं और नंद वंश के स्थान पर एक नया वंश, कौन सा वंश? मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करा कि पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है? तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी कराए कि पंथी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। देखिए, जो पंथी नृत्य है यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, पहली बात तो ये। और ऑप्शन का उत्तर भी हो गया छत्तीसगढ़, यानी कि पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। लेकिन किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो पंथी नृत्य है यह एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास, ठीक है, इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और इन्हीं के नाम पे छत्तीसगढ़ में एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह कि बॉम्बे जयश्री रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध गायिका हैं। मतलब बॉम्बे जयश्री नाथ किसकी एक प्रसिद्ध गायिका हैं? तो जो बॉम्बे जयश्री हैं वो आप कर्नाटक की एक प्रसिद्ध गायिका हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर? आइए अगला प्रश्न किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, जो सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? पराजित किया। और इसकी पुत्री, माफ कीजिएगा, इसकी पुत्री जिसका नाम था हेलेना, ठीक है, हेलेना, और हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? शादी कर लेता है और सेल्यूकस निकेटर राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को भेजता है। ठीक है, मेगास्थनीज को भेजता है। यही मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कराएं कि निम्न में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ब्लड थिनर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो अस्कंद रोधी हैं उसे हम ब्लड थिनर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कराए प्रश्न नंबर 25 कि भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो ध्यान देंगे, भारतीय संविधान का जो भाग 16 है वो किससे संबंधित है?
कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति, इनकी लोकसभा में कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इन सब बातों का जो प्रावधान है वह भाग 16 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ फसल का एक उदाहरण है। देखिए, जब बात रबी और खरीफ की आती है तो एक बात याद रखेंगे आप लोग, और वह बात है, बस सिर्फ इतना याद रखिएगा कि रवि गेहूं खाता है। रवि गेहूं खाता है अर्थात गेहूं के साथ जो जो फसल बोई जाती है वह सब क्या है, रवि की फसल होंगी, और बाकी सब क्या होंगी, खरीफ या जायद की फसल होंगी। ये जी नहीं है, ये क्या है, जौ है। ठीक है, चलिए अब देखिए, रवि गेहूं खाता है तो गेहूं कैसी फसल है, रवि की, तो एक खरीफ की है नहीं। गेहूं के साथ सरसों बोया जाता है तो फिर ये खरीफ का होगा नहीं। गेहूं के साथ साथ जो भी बोया जाता है ये क्या होगा, रबी की फसल होगा। तो फिर खरीफ की फसल कौन होगा, चावल। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि इनमें से किसे फिक्की का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिक्की। ठीक है, मैं बता दूं इसका आंसर क्या होगा कि फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया है शैलेश पाठक को। ऑप्शन नंबर डी तो आपका सही उत्तर है। और आपका जो प्रश्न है पहला है, फिक्की का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम और क्या, इसका मुख्यालय। ठीक है, मुख्यालय। एक बात और, इसका संबंध किससे है। ठीक है, इसका संबंध किससे है। 3 प्रश्न आप हमें बताएंगे इस प्रश्न से। अगला प्रश्न कराए कि कौन सा त्योहार राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक होता है। कौन सा त्योहार राक्षस महिषासुर एवं देवी दुर्गा के विजय का प्रतीक होता है, तो वह होता है नवरात्रि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछ सकता है कि नवरात्रि त्योहार कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा कि हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से सितंबर और अक्टूबर महीने में नवरात्र पड़ता है। लेकिन आप हिंदी महीने में किस महीने में पड़ता है, इसका उत्तर आप हमें बताएंगे। अगला प्रश्न कराए कि एंड देन वन डे ए मेमायर निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है। तो वन देन वन डे ए मेमायर जो आत्मकथा है वो है नसरुद्दीन शाह का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कराए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर, यहाँ पे रो छूट गया है, ये दर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दर। कुल साक्षरता दर लगभग कितना प्रतिशत है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका साक्षरता दर है वो कितना है, 74.04 के आसपास है। याद रखेंगे कितना, 70 नहीं, 74.04% के आसपास है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप बताइए कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, पुरुष साक्षरता दर कितना है। तो जो पुरुष साक्षरता दर है वो आपका है 82.14%। महिला साक्षरता दर कितना है, महिला साक्षरता दर, तो महिला साक्षरता दर आपका है 65.46%। ठीक है, अगला प्रश्न कि जून 2023 में
तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो जून 2023 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था उसका आयोजन किया गया था घाटों की नगरी बनारस में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 32 कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो आपका उत्तर प्रदेश का कृषि एवं अनुसंधान परिषद है वो आपका स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सुमेलित करना है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है। देखिए बटेश्वर मेला, ये आपको यूपी जीके यदि आप पढ़े होंगे तो आसानी से इसका उत्तर बता सकते हैं। बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? आगरा में। देवा शरीफ जैनपुर में, साकिनसा फर्रुखाबाद में, बिठूर कानपुर में। तो बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, सही बात है। सकिनसा मेला फर्रुखा में लगता है, सही बात है। बिठूर मेला कानपुर में लगता है, सही बात है। लेकिन देवा शरीफ यहाँ नहीं लगता है। देवा शरीफ कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। कहाँ पे लगता है? बाराबंकी में। याद कीजिए वारिद अली शाह, याद है आप लोगों को यूपी जीके में, तो वहीं पे उन्हीं के जन्मस्थली के रूप में यानी कि बाराबंकी में मनाया जाता है देवा शरीफ मेला। देखिए 34वां प्रश्न बहुत बड़ा है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। देखिए ठीक है, कुछ कूट नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर आपको कूट दिखा देंगे। कह कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसुफदौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था। ये बात आपका सही है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला नंबर कह कि ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके पुनर्गठित विकास पर ध्यान दिया था। सही बात है, ये सही है ना, दूसरा सही। अगला कह रहा है कि महानगर की कुल भूमि के 23% पर रियासी क्षेत्र पाया गया था। ये तीसरा जो आपका कथन है सरासर गलत है, क्योंकि 23% पे नहीं रियासती क्षेत्र पाया गया था, 55% पे पाया गया था। ठीक है, प्रश्न करा था कि लखनऊ महानगर के संबंध में विचार कीजिए। तो 18वीं सदी में नवाब आसुफदौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था, ये तो आपका सही है। ब्रिटिश काल में सर हर्बर्ट बटलर ने इसको पुनर्गठित पर ध्यान दिया था, सही है। लेकिन 33% पर रियासी क्षेत्र नहीं था, 55% पे था। तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 और 2 कौन है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो वह है थारू जनजाति। थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। यह कहाँ पाई जाती है? तो यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जो तराई इलाका हैं वहीं पर पाया जाता है। खासकर जो बलरामपुर का एरिया है वहां पे सबसे अधिक थारू जनजाति पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब एक बात और याद रखेंगे, थारू जनजाति के लोगों में शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की भी स्थापना की है। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लिए एक महाविद्यालय के भी स्थापना किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं जस्टिस
एपी शाही, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर है कि किसे आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई के जो कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वो कौन है? मुनीश कपूर शायद हैं। एक बार आप इस प्रश्न को जरूर देख लेंगे, शायद मुनीश कपूर जी को नियुक्त किया गया है, पर एक बार जरूर देख लेंगे, थोड़ा सा हमें इस प्रश्न में कंफ्यूजन है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कराए कि हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला था? देखिए, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो इस पिछले साल 2023 में प्रकाशन हुआ था वो किस क्रम का था? 17वें क्रम का था। क्रम भी याद रखेंगे, 17वें क्रम का था। इसमें जो भारत का स्थान था वह था आपका कितना? 126वां स्थान था। ठीक है, ये पीस इंडेक्स क्या होता है कि कौन सा देश सबसे शांति प्रिय देश है। पीस इंडेक्स कौन सा देश सबसे शांति देश है। तो देखिए 163 देशों में भारत का स्थान कितना है? 126 है। आप कहेंगे कि इसमें सबसे टॉप पे कौन है, सबसे शांत देश कौन सा है? तो वो है आपका आइसलैंड। पहला स्थान दिया गया है आइसलैंड को। ठीक है, आइसलैंड को इसमें पहला स्थान दिया गया है। बात क्लियर? तो देखिए, जो भी प्रश्न आज के थे 38 प्रश्न, 38वें प्रश्न को हमने अच्छे से देख लिया। तो फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।